सुंदरगढ़ नाम के गांव में धनिया नाम का आदमी रहता था। धनिया बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह महीने में केवल 1 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन धनिया सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में रामलाल चाचा से बात करनी चाहिए। फिर धनिया अपने चाचा के घर आ जाता है और चाचा से बोलता है, चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन धनिया, तू कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन लेट के खाता है। धनिया बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते हो, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है धनिया, मैं जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। कुछ ही दिनों में रामलाल चाचा ने धनिया की शादी करवा दी। धनिया जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी गीता घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ गीता, तुम क्या सोच रही हो? आज से ये घर तुम्हारा ही है और तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। गीता पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर धनिया सोचने लगता है, आज बरसों बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज गीता के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब गीता ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन गीता अपने पति धनिया से बोलती है, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहेंगे ऐसे? सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। गीता अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो गीता, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर धनिया घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर गीता सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? यह तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में धनिया सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है।
इतना सारा राशन का सामान देखकर गीता अपने पति से बोलती है, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, ये सारा सामान मैं अपने दोस्त मुकेश की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम धंधा करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो, किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे लौटाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो धनिया किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर गीता अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद धनिया सोचने लगा, जब से गीता अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की भी सुबह शाम लाइन लगी रहती है। गीता सही कहती थी कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से अपना पीछा छुड़वाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूँगा और खूब खा पी कर मौज काटूंगा। कर्ज वालों से भी पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ रहूँगा और ना ही कोई कर्ज मांगने वाला मुझे परेशान करेगा। अगले ही दिन धनिया अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। पैरों में बहुत दर्द होने लगा। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर धनिया कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद धनिया फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं ससुराल जा सकूं। तभी धनिया की नजर एक गधे पर पड़ती है। गधे को देखकर धनिया खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत गधा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरी अकल और इसकी शकल मिलती जुलती ही तो है। लेकिन यह गधा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग आया है। वाह ऊपर वाले वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस गधे की सवारी करके। फिर धनिया उस गधे के पास जाकर उसकी पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, यह तो बहुत ही सीधा और मासूम गधा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बिठा लिया। अब तो मुझे अपनी ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। हाँ मेरे सीधे और शरीफ गधे, चल जल्दी मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के गाजर खिलाऊंगा। धनिया के कहते ही गधा चलने लगता है। फिर वह बहुत तेजी से भागता है। गधे की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि धनिया की हालत खराब हो जाती है। फिर धनिया गधे की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाय मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे सीधा समझ रहा था, लेकिन यह तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस गधे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि यह भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी धनिया से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर धनिया ने उस गधे को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। कहीं इस गधे का मालिक मुझे इसे पीटते हुए ना देख ले। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। फिर धनिया उस गधे को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप अभी गीता से मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए सब ठीक ठाक है ना?
हाँ ससुर जी, सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी गीता सब समझ रही थी कि बथुआ झूठ बोल रहा है। अरे गीता, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। गीता धनिया के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही गीता धनिया के लिए पानी ले आती है। फिर गीता धनिया से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में गीता धनिया के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देखकर धनिया अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी सा भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। धनिया की यह बात सुनकर गीता सोचने लगती है। अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाइयाँ खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी ही पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। गीता धनिया के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। धनिया घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का गधा कहीं भाग गया है। पूरे 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका गधा नहीं मिला। अपने ससुर की बात सुनकर धनिया सोचने लगा, कहीं इस आदमी का गधा वही तो नहीं जिसे मैं पेड़ से बांधकर छोड़ आया हूँ। पता नहीं मेरा गधा कहाँ पर होगा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका गधा जल्द ही मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वह आदमी धनिया को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही धनिया बोलता है, तुम्हारा गधा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि गधा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से उस गधे को लेने जाओ, इससे पहले कि उस गधे को कोई और खोल कर ले जाए। वह आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को गधा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि धनिया ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने गधे को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने गधे से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे गधे, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर गीता का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। वो आदमी गधे को लेकर गांव आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, गीता का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे गधे का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम गीता के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले धनिया की प्रशंसा करने लगे। गीता भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय
धनिया को बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए वह घर से बाहर आ गया और फिर वह घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर धनिया बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने धनिया से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? धनिया बहुत ज्यादा डर गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मेरे को मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर हूँ। बस फर्क इतना है, तुम एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं चोरी नहीं कर पाया, इसलिए खाली हाथ अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज काटोगे। बेचारा धनिया मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार धनिया से बोला, देखो धनिया, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करेंगे, उस घर में हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वह सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी धनिया की नजर एक पीतल की थाली पर पड़ी। रात होने की वजह से वह थाली सोने की तरह चमक रही थी। धनिया ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की थाली है। ये इस घर में सबसे महंगी लग रही है। अगर मैंने ये थाली उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर धनिया ने वह थाली उठा ली। अरे, थाली तो बहुत ही भारी है। इसकी तो बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस थाली को बजा कर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। जैसे ही धनिया थाली को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं। वह धनिया के साथ सभी चोरों को पकड़कर गांव के सरपंच के पास ले जाते हैं। फिर उस घर का मालिक सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच धनिया से पूछते हैं, क्यों भाई, तुम थाली क्यों बजा रहे थे? थाली बजाने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। धनिया बड़ी चालाकी से सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए थाली बजाई थी। सरपंच ने धनिया की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी थाली क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजवाई होगी। फिर सरपंच धनिया से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 10 सोने के सिक्के इनाम में देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर धनिया 10 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब धनिया अपने ससुर को 10 सोने के सिक्के दिखाता है तो उसका ससुर कहता है, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? ससुर जी, ये सोने के सिक्के मुझे सरपंच ने दिए, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है। इसलिए सरपंच ने मुझे ये 10 सोने के सिक्के दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वा कर। पूरे गांव में धनिया की होशियारी की बात फैल जाती है कि गीता का पति
बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। गीता अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है। मेरी तो मती मारी गई थी, जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी कि एक नंबर के निखट्टू है, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी, ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग धनिया से मिलने आने लगे। धनिया भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर सरपंच जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि धनिया एक बड़ा ही ज्योतिषी है। उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक सेठानी का हार चोरी हो गया। पूरे गांव में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ अता पता नहीं चला। फिर सरपंच ने अपने नौकर से कहा, चोर के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं सरपंच जी, अभी तक चोर का कोई अता पता नहीं है। लेकिन सरपंच जी, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वह आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? सरपंच जी, आप उसे जानते हो। वह आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। ठीक है, जाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी धनिया को हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 लोग धनिया को पकड़कर सरपंच के पास ले आते हैं। सरपंच धनिया से कहता है, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ मालिक, ईश्वर की कृपा से। ज्योतिषी धनिया, तुम बकई आला सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वह कभी अपनी तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सिठानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, सिठानी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक सेठानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुकुम सरपंच जी, कल तक सेठानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर धनिया अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा। अब क्या होगा धनिया? मैं सेठानी का हार कहाँ से तलाश करूँ? अगर मैंने कल तक सरपंच को हार नहीं दिया तो वो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। धनिया यह सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी गीता आ जाती है। वह धनिया से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? और आपको सरपंच ने क्यों बुलाया था? सरपंच को मुझसे कुछ काम था, बस इसी सिलसिले में उसने मुझे बुलाया था। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। फिर धनिया घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि कल सरपंच मुझे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो धनिया उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। हारी निंदिया सुबह सरपंच तोरी गर्दन काटे, तोरी गर्दन काटे, इससे पहले तू आ जा री निंदिया। धनिया यह बात खुद से इसलिए कह रहा था कि नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो सरपंच मेरी गर्दन काट ही देगा। लेकिन धनिया की बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वह सरपंच के यहाँ काम करती थी। वही सेठानी का हार चुराकर लाई थी।
धनिया के मुंह से यह बात सुनकर वह औरत डर जाती है। अरे लगता है धनिया ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वह सरपंच को बता देगा, फिर सरपंच मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत धनिया के पास पहुंच जाती है और धनिया से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप सरपंच को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं सरपंच को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ वो हार मुझे ला कर दो। फिर निंदिया धनिया को वह हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर धनिया सरपंच के पास पहुंच जाता है और फिर वह हार सरपंच को दे देता है। सेठानी का हार देखकर सरपंच बहुत खुश होते हैं और वह धनिया से कहते हैं, धनिया ज्योतिषी तुम्हारा जवाब नहीं बकई, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 200 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर सरपंच धनिया को 200 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। अब धनिया के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर धनिया अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वह अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद धनिया एक बहुत ही आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है।